आपके कैरेक्टरलेस बॉस को कया में हनी बुलात और अर्नब की इज्जत का हुआ कचरा। अर्नब के हर बढ़ते कदम के साथ चाहत अपने कदम पीछे ले रही थी, पर अर्नब मुस्कुराते हुए आगे बढ़े जा रहा था, रुके नहीं रहा था। चाहत अब पीछे हटते हटते दीवार से टकरा जाती है, जिस पर अर्नब अपने हाथों दीवार के अगल बगल रखते हुए कहता है, चाहत की ओर झुककर कहता है, अब बचकर कहाँ जाओगी। कहते हुए उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो चाहत के होठों को छू पाता, अचानक उसका पूरा चेहरा और आंखें तेज जलने लगी। वो चिल्लाने लगाता है, क्योंकि चाहत को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अर्नब के मुंह पर पेपर स्प्रे मरती है। अर्नब बुरी तरफ खींचते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने वाइफी। तभी बाहर सब लोग आ जाते हैं। अर्नब की हालत देखकर तीनों शौक रह जाते हैं। वहीं जब इनकी नज़र चाहत के हाथ में पकड़े पेपर स्प्रे पर जाती है, उन्हें यकीन नहीं होता कि अर्नब इतना प्यार करने वाली लड़की उसके साथ कुछ ऐसा कर सकती है। तीनों अर्नब को देखकर उसके पास आने लगते हैं, तो अर्नब दर्द से तड़पते हुए मुस्कुराकर अपनी तरफ आने से रोकते हुए कहता है, पास मत आयो मेरे मोहब्बत में उसकी दी हुई हर सज्जा कबूल है मुझे जान। तभी उसके मुंह से जान सुनकर सब हैरान थे। चाहत अर्नब को देख रही थी, जिसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था, पर होठों पर मुस्कान थी। ठीक वैसे ही जैसे अर्नब के हर दर्द को चाहत मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया करती थी। रजत की नज़र जॉब चाहत पर पड़ी तो उसने गुस्से से कहा, ये क्या किया तुमने, और ये पेपर स्प्रे यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे हाथ में, तुमने किया है ये बॉस साथ। तभी पीछे से अर्नब ने कहा, स्टॉप रजत, उसे कुछ मत कहो, वो बोल नहीं सकती हैं। तभी रजत ने कहा, ओ तो इनका बटन म्यूट है। उसकी बात सुनकर चाहत को गुस्सा आ जाता है। वो अपने फ़ोन को निकलकर टाइप करते हुए रजत के मुंह के सामने कर देती है, जिसे रजत पहले तो थोड़ा पीछे हो जाता है, फिर फ़ोन की स्क्रीन को अच्छे से देखता है जिसमें चाहत ने कुछ लिखा हुआ था, जिसे रजत पढ़ने की कोशिश करते हुए कहता है, ऐप मतलब आप, के ए मतलब के, बो एस मतलब बॉस। अर्नब जो चाहत के लिखे मैसेज को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। रजत के इस तरह पढ़ने से उससे सब्र नहीं हो रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए रजत से कहता है, तुमने बिना ABCD जाने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर ली, या आंखों में मोतिया बिंदु हो गया है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा गधे। कब से देख रहा हूँ ये छोटे बच्चों को चाटशाला में पढ़ाए जाने वाले ABCD की तरह क्या पढ़ रहे हो, सीधे सीधे पढ़ो क्या लिखा है। अर्नब के चिल्लाने पर रजत जल्दी से चाहत हाथ से फ़ोन लेकर पढ़ते हुए कहता है, आपके बॉस एक नंबर की ठरकी है। कहते हुए घबराहट के मारे रुक जाता है। वही सब हैरानी से चाहत को देख रहे थे, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी जो अर्नब को ऐसा कुछ कह सके। वही किसी के हंसने की आवाज़ गूंज उठी। जी हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये आवाज़ आदि और आयन की थी, जो जोर जोर से हंसने लगे थे। हंसी तो समर्थ को भी आ रही थी, पर बेचारा हंसा नहीं। अर्नब घूरकर चाहत को देखता है, जैसे कह रही हो, तुम्हें तो मैं बताऊंगा, बस कुछ वक्त इंतजार कर लो, तुम चुन चुन कर बदला लूंगा तुमसे मुझे तड़पाने का। वो चाहत को देखते हुए रजत को आगे का पढ़ने को कहता है। तभी समर्थ कहता है, नहीं पहले तू चल, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। फिर वो आगे कुछ कहता, इसे पहले ही अर्नब बोल पड़ा, नहीं समर्थ, पहले मुझे जानना है आगे क्या लिखा है। वो दोबारा रजत को आगे का पढ़ने को कहता है, पर रजत डर से अपनी लार निगलते हुए कहता, सॉरी बॉस, पर मैं नहीं पढ़ सकता। तभी आदि उसे देखकर कहता, क्यों, क्या तू बीच में ABCD भूल गया जो नहीं पढ़ सकता। रजत उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए उसे देखता है, फिर खुद उसके पास जाकर कहता है, सर अगर आपको ABCD इतनी अच्छी तरह आती है तो आगे आप ही पढ़ लो। आयान उसकी बात सुनकर अर्नब की डेस्क पर आराम से पैर फैलाकर बैठते हुए कहता है, ये कौन सा बड़ा तोप फैला, मेरे मुन्ना में पढ़ता हूँ। कहते हुए उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है, पर जब उसकी नज़र आगे के मैसेज पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही उसका रिएक्शन को देखकर रजत मुस्कुरा कर देता है। आयान आगे पढ़ते हुए कहता है, आपके बॉस एक नंबर की ठरकी ही नहीं बल्कि बदतमीज भी है। तो आप बताएं, मुझसे बदतमीजी करने पर उनके मुंह पर पेपर स्प्रे ना मारकर आपके इस कैरेक्टरलेस बॉस को क्या मैं हनी बुलाती, ताकि उनका ये गरम दिमाग ठंडे पानी की तरह ठंडा हो सके और दूसरी लड़कियों संग फ्लर्ट कर सके। इसे उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से दिखाई पड़ता है रजत सर। सब लोग ने ये बात सुनी तो सारे लोग शौक थे। अर्नब को भी बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं कहता। समर्थ साइन कर एक चेक रजत की ओर बढ़ते हुए कहता है, ये चेक ले और इसमें अमाउंट भरकर मैडम को दे देना। रजत वहाँ से चाहत के साथ चला जाता है, उसके साथ बाकी सब भी। सबके जाने के बाद आयान कहता है, यार तेरी वाली तो बहुत डेंजरस हो गई है, उसे देखने से ही अब डर लगने लगा है मुझे। तू ज़रा अपने रोमांस के इमोशन को कंट्रोल में रख, समझा।
तभी आदि अर्नब को उसे देखकर कहता है, लगता है चाहत का ये रूप देखकर जोर का झटका धीरे से लगा है, तभी ये पागलों की तरह मुस्कुरा रहा है। अर्नब ने बे से ही मुस्कुराए हुए कहा, जो जाकर कोल्ड वाटर और हनी लेकर। अर्नब की बात सुनकर सब कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। तू पर तभी एक प्यान आकार हनी और वाटर दे जाता है। तभी समर्थ ने कहा, 1 मिनट, तू इसका क्या करने वाला है? अर्नब मुस्कुराकर कहता है, अपनी बीबी की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। आयान उसे हैरानी से देखकर कहता है, इसका मतलब तू लड़की को छेड़ने वाला है? नहीं नहीं, दादी को पता चला तो तेरी खाल उधेड़ देंगी। आज उसकी बात सुनकर अर्नब गुस्सा नहीं होता बल्कि बड़े आराम से कहता है, मंदबुद्धि, जरा सोच चाहत ने क्या कहा था। फिर खुद ही उसे रोकते हुए कहता है, रुक, मैं बताता हूँ। उसने कहा था, आप बताए मुझसे बदतमीजी करने पर उनके मुंह पर पेपस्पेरी ना मारकर आपके इस कैरेक्टरलेस बॉस को क्या मैं हनी बुलाती, ताकि उनका ये गर्म दिमाग ठंडे पानी की तरह ठंडा हो सके। इसका मतलब जनता है। आदि भी कहता है, हम बिल्कुल वो समाने तेरे इज्जत का कचरा कर तुझे बेइज्जत कर रही, पर समझ नहीं आता कि चाहत जैसी लड़की ये सब कर सकती है। सैयद, अब उसकी नफरत उसके प्यार से बड़ा हो गया है। समर्थ ने अर्नब की कही हुई बात पर गौर करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है सैयद, हमें समझने में ही कोई गलती हुई है, क्योंकि प्यार यूं ही किसी के दिल से नहीं मिट सकता। उसकी एक छोटी सी लोग तो रह ही जाती है। बिल्कुल सही कहा तूने समर्थ, मेरी वाइफ आज भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती, तभी तो मेरे दर्द से वो तड़प उठी। मुझे बेइज्जती के जरिए इनडायरेक्टली ठंडे पानी से चेहरा धोने के बाद हनी लगाने का सजेशन देकर गई है। अब सबको ये बात समझ आती है। वही अर्नब के दिमाग में सैकड़ों बातें चलने लगती है। दूसरी तरफ सनलाइट कैफे के अंदर रिया की एंट्री होती है। वो सारे टेबल को छोड़कर आखिरी कोने वाले टेबल पर जाकर बैठ जाती है। ठीक कुछ मिनट बाद एक मास्कमैन आकार रिया टेबल पर बैठ जाता है और गुस्से से रिया को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे दिमाग खराब है, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तुमसे कहा था ना कि हमारी मुलाकात नहीं होगी, तो कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम बौखला गई? रिया भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, बात तो उस 2 कोड़ी की लंकी को मारने की हुई थी ना, फिर वो अब तक जिंदा कैसे है, मरी क्यों नहीं? तुमने धोखा दिया मुझे। वो वापस आ चुकी है तो अर्नब तो पहले ही पागल है उसके पीछे। वही अगर उसे पता चला कि हमने चाहत को मारने का प्लान किया था और उस होटल के फुटेज को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ जाएगा, हमारी सारी असलियत बाहर आ जाएगा। उस आदमी ने रिया को पैनिक होते हुए देखकर कहा, चुप, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं और तुम चाहत की फिक्र मत करो, क्योंकि वो अर्नब जिंदगी में लौट कर नहीं आएगी। अर्नब ने खुद नफरत की लोह उसके दिल में आपने लिया जगा कर अपनी कवक खो दी है, इसलिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उस लोह को चिंगारी में बदलने के लिए हमें बस थोड़ी सी हवा की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कि वो अर्नब के दोस्त तुम्हारी और उसकी शादी तोड़ दे, तुम्हें साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े करो, पर तुम्हारी शादी उस अर्नब से होनी चाहिए बस। रिया ने डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम तीनों की चिंता मत करो, बड़ा गुरूर होनी अपनी दोस्ती पर, देखते हैं कब तक टिकती है। जिसे तोड़ने का पहला कदम मैं ले चुकी हूँ, बस वो बॉम्ब अग्निहोत्री हाउस में फटना बाकी है, फिर देखती हूँ सुलोचना अग्निहोत्री कैसे सर उठाकर चल पाती है। तभी उस अनजान मास्कमैन ने कहा, ऐसा क्या किया तुमने रिया? रिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुरा दी। वही कुछ दूरी पर खड़ा एक शख्स उन दोनों को काफी वक्त से देख रहा था। अचानक उसका फोन बजता है, वो उठाता है तो दूसरी तरफ से भावना कहती है, पैसेटी लाने गए हो या बनाने? इतना वक्त क्यों लग रहा है, जल्दी आयो। ये कोई और नहीं बल्कि संभव था, जो उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों को साथ देखकर संभव कहता है, ये तो अर्नब की होने वाली वाइफ है ना, ये यहाँ किसी और लड़के के साथ क्या कर रही है? फिर अपना ख्याल झटकते हुए कहता है, मुझे क्या करना है इसे, मैं जल्दी लेकर जाता हूँ, वरना वो चुड़ैल मुझ पर फिर चिल्लाएगी। संभव ढेर सारा सामान लेकर घर आता है तो सारे सर्वेंट उसे वो चीजें ले लेते हैं। संभव कहता है, ये भावना कहाँ है? एक सर्वेंट उसकी बात सुनकर उसका जवाब देते हुए कहती है, भावना मैम कमरे में है सर। संभव के कहने पर वही सर्वेंट पेस्ट्री निकलकर प्लेट में लेकर आती है तो संभव उसे लेकर कमरे में चला जाता है, पर जैसे ही वो कमरे में आता है भावना को देखकर चीर जाता है, क्योंकि भावना बड़े आराम से सो रही थी। ये पहली बार नहीं था जब भावना ने ऐसा किया हो, बल्कि अब ये रोज का था। वो समर्थ से कुछ खाने के लिए जिद करती और जब दूसरे ही पल वो लेकर आता है तो भावना सो जाती। संभव सोती हुई भावना को घूरकर कहता है, आज तो इसका ये ड्रामा खत्म करके रहूंगा, मैं अपना सारा काम धाम इसकी वजह से घर से कर रहा हूँ और ये लंकी इसी बात का फायदा उठा रही है। कहते हुए उसे उठाने लगा। भावना
भावना प्लीज उठो ना, देखो मैं पेस्ट्री लेकर आया हूँ, प्लीज उठो। संभव जो बड़े प्यार से भावना को उठा रहा था, भावना नींद में चिढ़ते हुए उसे नींद में ही एक जोर का थापड़ जड़ देती है, जिससे संभव को दिन में तारे नजर आने लगे। जब 127 हब्बी यू आर सो नॉटी और आई लव यू माई बच्चा। एक सर्वेंट उसकी बात सुनकर उसका जवाब देते हुए कहती है, भावना मैम कमरे में है सर। संभव के कहने पर वही सर्वेंट पेस्ट्री निकलकर प्लेट में लेकर आती है, तो संभव उसे लेकर कमरे में चला जाता है। पर जैसे ही वो कमरे में आता है, भावना को देखकर चीर जाता है, क्योंकि भावना बड़े आराम से सो रही थी। ये पहली बार नहीं था जब भावना ने ऐसा किया हो, बल्कि अब ये रोज का था। वो समर्थ से कुछ खाने के लिए जिद करती और जब दूसरे ही पल वो लेकर आता है तो भावना सो जाती। संभव सोती हुई भावना को घूरकर कहता है, आज तो इसका ये ड्रामा खत्म करके रहूंगा। मैं अपना सारा काम धाम इसकी वजह से घर से कर रहा हूँ और ये लड़की इसी बात का फायदा उठा रही है। कहते हुए उसे उठाने लगा। भावना 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 प्लीज उठो ना, देखो मैं पेस्ट्री लेकर आया हूँ, प्लीज उठो। संभव जो बड़े प्यार से भावना को उठा रहा था, भावना नींद में चिढ़ते हुए उसे नींद में ही एक जोर का थापड़ जड़ देती है, जिससे संभव को दिन में तारे नजर आने लगे। भावना गुस्से में बंद आंखों से कहती है, सोने दो घनचक्कर कहीं के। वही संभव रोने जैसा फेस बनाते हुए कहता है भगवान मैंने क्या बिगाड़ा है जो ये मुझे धो रही है। भावना को घूरते हुए कहता है, कभी कभी मुझे लगता है ये जंगली बिल्ली मूड स्विंग के बहाने मुझे धो रही है। अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती तो बताता इसे। फिर उसकी नज़र भावना के पेट पर जाती है। भावना का अब 5वां महीना चल रहा था, इसलिए उसका पेट हल्का सा दिखने लगा था। संभव नीचे बैठकर भावना के पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा क्या आप पापा को सुन सकते हो? आपको पता है पापा बड़ी बेसब्री से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको गोदी में लेकर ढेर सारा प्यार करने का मन कर रहा हो। बच्चा आप जब इस दुनिया में आएंगे उसके बाद पापा और उनकी छोटी सी प्रिंसेस की एक छोटी सी दुनिया होगी। पापा आपको अपने हाथ से खिलाएंगे, आपकी नैपी चेंज करेंगे, आपको रात को जागकर स्टोरी सुनाएंगे, आपके मस्ती करेंगे, आपके हर एक नखरे को उठाएंगे, आपकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ करेंगे। आपको पापा और मम्मा दोनों का प्यार देंगे, एक बेस्ट सिंगल फादर बनेंगे। मैं बहुत अकेला हूँ। पापा को अब अकेलापन काटने को दौड़ता है, इसलिए बच्चा प्लीज जल्दी आ जाओ ना, ताकि पापा के पास भी उनकी पूरी दुनिया, उनकी फैमिली कहने के लिए कोई हो। आई होप बच्चा आप अपनी मम्मा की तरह मुझसे कभी नफरत नहीं करोगे, वरना सैयद पापा मर जाएंगे, क्योंकि आप ही पापा के लिए उनका सब कुछ। आपको पता है आज तक पापा ने जिसे प्यार किया वो पापा को छोड़कर चले गए। पहले आपके दादा दादी छोड़कर गए और अब आपकी मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो भी जाना चाहती थी, बट कोई बात नहीं, वो भले ही मुझसे प्यार नहीं करती बट फिर पापा उनसे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे आपको देने वाली है इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी, जो पापा लिए सबसे बढ़कर है। वो भावना के पेट पर किस करते हुए मुस्कुरा कर कहता है, आई लव यू माई बच्चा। कहकर वो वहां से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद भावना की आंखें खुल जाती है। भावना की आंखें तो तभी खुल गई थी जब संभव उससे बात कर रहा था। भावना के दिमाग में संभव की कही हुई हर बात घूमने लगती है। अब उसे जानता था कि आखिर संभव ने ऐसा क्यों कहा। जितना वो जान पाई थी कि उसके मॉम डैड मर चुके हैं, पर क्या उसका परिवार में कोई और नहीं था? भावना को अब उसके बारे में जानना था। आज पहली बार उसे अपने बच्चे को महसूस करने का मन कर रहा था। उसके हाथ अपने आप ही उसके पेट पर चले जाते हैं। वो भी मुस्कुरा कर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेबी ऐसे कैसे, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा के रहते हुए अकेले हैं। चलो जाकर ना उन्हें थोड़ा परेशान करते हैं, थोड़ा सताते हैं। इतना बढ़िया मौका मिला है मम्मा को पापा को सताने का, मम्मा इसे थोड़ी ना जाने देगी। ऊपर तुम्हारे बेचारे पापा अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को कुछ कह भी नहीं पाएंगे। भावना खुशी खुशी संभव को परेशान करने चली जाती है। सच में ये भावना अपनी प्रेगनेंसी का बड़ा फायदा उठा रही है। बेचारा संभव कुछ नहीं कर सकता। अगर भावना अच्छी होती तो फिर संभव चुन चुन कर बदला लेता उसे। टीयर्स ऑफ जॉय। अग्निहोत्री हाउस। अब शाम हो चुकी थी, इसलिए सब लोग घर आ चुके थे। सब लोग घर आए तो उनकी नज़र सोफे पर बैठे आयु और राज पर जाती है, जिसे देखकर अर्नब कहता है, ये देखो हमारे घर के दो अबल दर्ज के निकमे, जो यहाँ बैठकर हमारा राशन पानी उड़ा रहे हैं। आयु जो बैठकर राज के साथ गेम खेल रहा था वो चिल्लाते हुए कहता, ओ सीट सीट बहा बहा मत जा, वो मार देगा। उसके अचानक चिल्लाने से सब लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। दादी जब आयु को देखती है तो उसके कान मरोड़कर कहती है, खासमानो खानी आग लगे इस खिलौने को, इतनी जोर से चिल्ला रहा है मानो भूकंप आ गया हो। दादी बात सुनकर आयु उनसे कान छुड़ाते हुए अपने दांत दिखा देता है।
तो दादी गुस्से में कहती है, ये दांत का प्रचार बंद कर वरना 5 मुक्के मार के सारे दांत तोड़ देंगे। आयु उनकी बात सुनकर कहता है, क्यों दादी, आपका हाथ सनी देओल की तरह 2.5 किलो का है क्या जो 5 मुक्के मरोगी? दादी ने इतराते हुए कहा, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा कि मैं मारूंगी, मेरे 5 दीवाने मारेंगे 5 मुक्के। आदि ने उनके पास आते हुए हैरानी से उन्हें देखकर कहता है हमको एक भाव नहीं देती और तुमने 5 बना रखे हैं। देख रहे दादाजी अपनी बीबी के हुस्न का जलवा। निशा समझने में देर नहीं लगती कि आदि उसे टांट कर रहा है, क्योंकि निशा आदि के उठ से पहले ही उठकर चली गई थी। जब आदि उठा तो वहां पे नींबू पानी रखा हुआ था। वो बहुत हैरान था कि वो निशा के कमरे में कैसे आया। उसने जब निशा से बात करनी चाहिए तो निशा ने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे प्रिटेंड किया मानो आदि वहां है ही नहीं, जिससे आदि को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो कूदते हुआ ऑफिस चला गया। वही दादी ने उसके बात सुनकर कहा, हम पहले मेरा प्यारा आदि मरेगा, फिर मेरा समर्थ, उसके बाद आयान, फिर अर्नब तुझे धोएगा और उसके बाद मेरे एजी तुझे उठाकर पटक कर तेरे बाकी बच्चे दांतों को तोड़ देंगे। दादी जानबूझकर दादाजी को देखकर कहती, एजी मेरे लिए तोड़ेंगे ना इस नालायक पोते के कीड़े लगे हुए दांत। दादाजी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, चलो अब बहुत हो गया आकार, खाना खा लो सब। थोड़ी देर बाद सब प्रेस होकर आए और खाना खाने बैठ गए। निशा और दादी ने सबको खाना परोसा। जब दादी अर्नब के पास आती है तो उन्हें करीब से अर्नब का चेहरा दिखाई देता है, जिस पर हल्के दाने उभर आए और थोड़ा लाल हो गया था, जिसे देखकर दादी ने कहा, ये तुझे कौन सी मधुमक्खी ने काटा है जो तेरा चेहरा ऐसा हो गया है? उनका सवाल सुनकर सबकी नज़र अर्नब की ओर चली जाती है। वही अर्नब बुरी तरह खांसने लगता है। आदि ने अर्नब की फिरकी लेते हुए कहा, अरे दादी, मार्केट में नई आई है क्या? मधुमक्खी ने डंक मारा है, पूछो मत। दादी ने अर्नब की पीठ सहलाते हुए पानी पिलाया। तभी चीरू बाहर आता है और अर्नब देखकर कुछ इशारा करता है तो अर्नब इसकी बात को समझते हुए उसे स्टडी रूम की तरफ इशारा कर दादी के पूछने से पहले ही भाग जाता। तभी दादाजी हमारे 3 बंदर को देखते हैं, जिनकी नज़र उसी ओर थी जहां अर्नब गया हुआ था। वो उन्हें देखकर खाने का निवाला खाते हुए कहते हैं, वो तो चला गया, अब वो गया है तो तुम लोगों के गले से खाना कहाँ उतरेगा, तुम भी जाओ। दादाजी को कह हुआ देख तीनों भी भाग जाते हैं। आयु ने उन्हें जाते देखकर दादाजी से कहा, बेसे दादाजी, क्या ये ऑफर मेरे लिए भी है? मैं भी जाऊँ क्या? दादाजी ने उसे घुरकर देखा तो वो चुपचाप खाने लगा। रेस्टोरेंट के अंदर कबीर आपने कुछ कोलीग के साथ बैठा हुआ था। वो उन्हें देखकर कहता है, तुम्हें पक्की इन्फॉर्मेशन है ना, वो हीरो की डीलिंग यही होगी? उसके एक कोलीग सचिन ने कहा, यस सर, मुझे मेरे खबरी ने पक्की खबर दी है, आज डील यही फाइनल होगी। अगर हम लोग ने आज उन्हें यही पकड़ लिया तो हम उन हीरो तक पहुंच सकते हैं। कबीर ने उन्हें देखते हुए कहा, ओके सब लोग अलर्ट रहना। ओके। थोड़ी बात भी वो नहीं आया तो कबीर ने कहा, तुम लोग यही वेट करो, मैं पीछे वाले पर देखकर आता हूँ, शायद ऐसा भी हो। हम आगे इंतजार करते रहे और वो लोग पीछे से निकल जाए। ये कहते हुए कबीर पीछे की रास्ते की ओर जाने लगा तो देखता है पीछे कोई रास्ता नहीं था, यहाँ से अंदर आने का सिर्फ एक रास्ता था, फ्रंट डोर। कबीर वापस जाने लगा तो अचानक किसी से टकरा गया। वो लड़की गिरती इससे पहले ही कबीर ने उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लिया। उसने देखा तो ये मोनी थी। कबीर जनता अगर वो खड़ा रहेगा तो मोनी उसका दिमाग खा जाएगी, इसलिए जाने लगी तो मोनी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और खुद ही उसके हाथ को अपने कमर पर रखकर प्रेस करने लगी। कबीर आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसका दिमाग कुछ पलों के लिए ब्लॉक हो जाता है। वो आंखें बड़ी करते हुए मोनी को देखता है तो मोनी उसे देखकर शर्माते हुए कहती है, हबी यू आर नॉटी, पब्लिक प्लेस में कोई ऐसा करता है क्या? कबीर को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या उसके साथ। तभी किसी की आवाज आती है, हो क्या रहा है यहाँ पर, एंड तुम्हारी कैसे हुई मोनी को छूने की? मोनी और कबीर दोनों ने देखा तो बाहर एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। कबीर कुछ एक्सप्लेन करता उससे पहले ही मोनी ने कहा, आई एम सॉरी प्रियांशु, मैं तुम्हें यही बात तो कह रही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरे हस्बैंड है कबीर। कबीर को उसकी बात सुनकर एक हुई डोज का झटका लगा। वो इसे उभर भी नहीं पाया था कि मोनी ने एक और झटका दिया। उसने कहा, वो क्या है ना प्रियांशु, हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने भाग कर शादी कली पर कही। पापा हमें गोली से ना उड़ा दे, इसलिए इस बारे में किसी को बताया नहीं था। प्लीज तुम भी किसको मत बताना। फिर मुस्कुरा कर थोड़ा शर्माते हुए कबीर से कहती है, हब्बी क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ बा। उसके ऐसा कहने पर कबीर, जिसको पहले से ही झटका लग रहा था, प्रियांशु को भी लगाता है। वही कबीर की नज़र एंट्रेंस पर जाती है जहां वो डील आ चुके थे। वो उस ओर जाने लगा तो मोनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। मोनी की हरकत से कबीर की आंखें गुस्से लाल हो जाती है। उसकी नसें उभर कर दिखाई देने लगती है।
फिर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। वही प्रियांशु उन दोनों को बेमन से कहता है कांग्रेचुलेशन गाइस। उतने ही वक्त में कबीर कई बार मोनी को अपना हाथ छोड़ने के लिए कह चुका था पर मोनी छोड़ ही नहीं रही, जिस वजह से कबीर गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था क्योंकि वो उन लोगों को पिछले 1 महीने से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद पर काबू रखते हुए आखिरी बार कहा मोनी मेरा हाथ छोड़ो। जब 128 मोनी हुई खून से लथपथ और ये डेट है या हनीमून स्वीट। फिर मुस्कुरा कर थोड़ा शर्माते हुए कबीर से कहती है हब्बी क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ बा। उसके ऐसा कहने पर कबीर, जिसको पहले से ही झटका लग रहा था, प्रियांशु को भी लगाता है। वही कबीर की नज़र एंट्रेंस पर जाती है जहां वो डीला आ चुके थे। वो उस ओर जाने लगा तो मोनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। मोनी की हरकत से कबीर की आंखें गुस्से लाल हो जाती है। उसकी नसें उभर कर दिखाई देने लगती है। फिर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। वही प्रियांशु उन दोनों को बेमन से कहता है कांग्रेचुलेशन गाइस। उतने ही वक्त में कबीर कई बार मोनी को अपना हाथ छोड़ने के लिए कह चुका था पर मोनी छोड़ ही नहीं रही, जिस वजह से कबीर गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था क्योंकि वो उन लोगों को पिछले 1 महीने से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद पर काबू रखते हुए आखिरी बार कहा मोनी मेरा हाथ छोड़ो। उन दिनों को क्लोज देखकर प्रियांशु बाहर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद मोनी जोर जोर से हंसते हुए कहती है ओ गॉड, थैंक यू सो मच, तुम टाइम पर मिल गए, वरना आज तो वो चंपू मुझसे शादी करके ही रहता। तुमने उसकी शक्ल देखी थी तब जब मैंने कहा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो कैसे मुंह बिचक गया था उसका। हाँ, भगवान से प्रे कर रही हुई उस चंपू की शक्ल जिंदगी में दोबारा ना दिखाए। फिर वो हल्की सी कबीर के पास आकर उसे थोड़ा क्लोज होते हुए कहती है वैसे तुम क्या कहते हो, क्या हमें इस नाटक को सच में बदलना चाहिए। कबीर के हर सबर का बांध टूट जाता है। वो मोनी को पकड़कर खींचकर एक जोर का थापड़ उसके गाल पर रसीद देता है। मोनी इसे संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। उसके होठों के कोने से हल्का खून निकलने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर बाहर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या। वही दोनों डीलर्स की नज़र जब कबीर पर जाती है तो वो लोग कबीर को पहचान लेते हैं। पहला डीलर कहता है ये लड़का कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। दूसरा डीलर उस आदमी से कहता है ये तो वही पुलिस ऑफिसर है जिसके बारे में पेपर में आया था कि इसके आने के बाद क्राइम रेट कम हो गई है। ये यहाँ कहीं ये हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। तभी जो आदमी उन दोनों के लिए हीरे आने वाला था वो उनकी टेबल पर पानी का ग्लास रखते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, देख नहीं रहे हो वो यूनिफॉर्म में नहीं है, इसका मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया है। वो पहला डीलर उसे घूरते हुए कहता है तुम पहले ही वेटर के गेटअप में हो, इसलिए वो सैयद ही तुम्हें छोड़ देगा पर हमें नहीं, इसलिए उसके कोई एक्शन लेने से पहले ही हमें यहाँ से जाना होगा। वो लोग जाने लगे तो बाकी ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया। वही कबीर को ऐसा करते देख बाहर का मैनेजर आते हुए कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं। कबीर मौनी के बाजू को कसकर पकड़कर उसे उठाते हुए मैनेजर से कहता बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दो, यहाँ से एक भी इंसान बाहर नहीं जाना चाहिए। मौनी गुस्से में उसे आपने हाथ छुड़ाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात में तो जाऊंगी। कहिए हुआ वो बिना कबीर की कोई बात भी सुने बाहर जाने लगती हैं। वही वो डीलर्स को सारे ऑफिसर्स पकड़कर बाहर ले जाने लगे तो उनमें से एक ने बचाव के लिए अपना पैर आगे अड़ा दिया। उसके अचानक ऐसे करने से वो ऑफिसर जरा सा लड़खड़ा गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो डीलर उस ऑफिसर की गन को निकलकर पीछे आ रहे कबीर पर शूट करता है। वही कोई बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये कोई और नहीं मोनी थी जिसे ठीक पेट के बीचों बीच गोली लगी थी। कबीर ये देखकर हैरानी से चिल्लाता है मौनी, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसको भी कुछ भी करने का वक्त नहीं मिलता। गोली आवाज को सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग उधर उधर भागने लगे। इतने में वो डीलर भी हाथ से निकल जाता है। कबीर भागते हुए मोनी के पास आता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है मौनी आंखों मोनी, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी, सुना तुमने। वो बोले जा रहा था। मोनी आंखें बंद किए हुए उसके गोद में लेटी हुई थी। उसकी सफ़ेद रंग की कुर्ती बिल्कुल खून से लथपथ हो चुकी थी। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी कबीर बाहर से उठ नहीं रहा था। वो धीरे धीरे पैनिक हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले किसको इस हालत में ना देखा हो, क्योंकि था तो पुलिस वाला ही जिसे ऐसी बचने कितनी लाशें दिन भर में देखनी पड़ती होगी, बट मौनी की हालत ने उसमें एक डर जगा दिया था। वो कबीर इसे देखकर उसके पास आकर कहता सर, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है बल्कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का है। चलिए हम इन्हें लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है।
उसके कहने पर कबीर धीरे धीरे उठने लगा, जिसे देखकर उसके ऑफिसर्स ने उसे मदद की और कबीर मौनी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ 5 स्टार होटल। समर्थ अपनी गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर चला जाता है जहां उसका रूम बुक था। दरअसल दादी ने समर्थ के लिए जिस लड़की को पसंद किया, समर्थ आज उसे दादी के फोर्स करने पर मिलने आया था। समर्थ आज काफी हैंडसम नजर रहा था। उसके एक ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन का सूट पहन रखा था, आंखों में काले रंग के सेड्स चढ़ाए हुए थे। उसके साथ गोल्डन कलर की वॉच और ब्लैक कलर की सूज में वो बहुत सुंदर नजर आ रहा था। समर्थ बाहर से सीधा अपने फोन को ऑन कर किसको को मैसेज करता है, आ गया मैं यहाँ। फिर अपनी एक सेल्फी लेकर उसे भी भेज देता है, क्योंकि ऐसा कुछ करने के लिए उसे दादी ने कहा था ताकि वो चाहकर भी दादी को उल्लू ना बना सके। वही जो लोग समर्थ को देख रहे थे वो लोग अब उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, पर वो उन स्व को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो जैसे ही रूम में एंटर होता है तो पहले उस रूम को देखता रह जाता है। रूम काफी ज्यादा बड़ा था, जहां बहुत सारा डेकोरेशन किया हुआ था। फुल एंड बलून नीचे बिछाए हुआ था, कैंडल्स जलाई हुई थी जिसने से भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। समर्थ का ये सब देखकर सर घूम गया। उसने ये सब देखकर मून बनाते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये डेट है या हनीमून? कहते हुए वो गुस्से से पूरे रूम को घूरे जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो कि कमरे के बाहर एक स्विमिंग पूल के पास खड़ी हुई थी। समर्थ ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर कदम बढ़ा दिया और ठीक उस लड़की के पीछे खड़ा हो गया। वो लड़की बिना उसकी तरफ पलटे ही कहती है, आप भी मेरी तरह सोख रह गए थे ना इस रूम में आकर? उसने फिर बात जारी रखते हुए कहा, मुझे भी बड़ा अजीब लगा था। फिर मैंने जब उन लोगों से बात की तो तब पता चला कि होटल के सारे रूम बुक थे, बस इसी को छोड़कर, क्योंकि पहले ये किसी न्यूली मैरिड कपल ने अपने लिए बुक किए था। वो आए नहीं तो सोने पर सुहागा हमारे लिए कर दिया गया। समर्थ ने अपने शूज उतारते हुए स्विमिंग पूल में पैर डालकर बैठते हुए कहता है, जिस लड़की ने इस डर से कि मैं कहीं उसकी आंखें में प्यार की भाषा पढ़ न लूँ इसलिए मुझे मुड़कर देखा तक नहीं, क्या वो मेरे साथ जिंदगी बिता आएगी? क्या वो मोहब्बत कर पाएगी? वो लड़की उसकी बात सुनकर पीछे पलटी तो ये अंशी थी। उसने भी वही समर्थ के बगल में बैठे हुए कहा, हम बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और उसकी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैंने उससे बात भी कर ली है, उसने कहा है कि वो भाई से बात करेगा। आप बस मुझे तब तक की मोहलत दे दीजिए प्लीज। उसने कहा है वो सब कुछ ठीक कर देगा। वही समर्थ तो बस अंशी को देखे जा रहा था क्योंकि अंशी में उसे प्रिशा नजर आ रही थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे अंशी के चेहरे में नजर आ रहा था, इसलिए उसने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं, बस हम में सार हिला दिया। अंशी ने खुशी से समर्थ को गले लगाया तो समर्थ अपने ख्यालों से बाहर आ गया और अंशी को खुद से दूर करते हुए कुछ कहने को हुआ कि उसका फोन बज पड़ा। अंशी को अचानक कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसे अब डर लग रहा था क्योंकि उसने समर्थ से ये सब कह तो दिया था, पर उसे डर था कहीं समर्थ ने उनको सब कुछ बता दिया तो कहीं वो आयान के जान लेने के पीछे पड़ जाए। समर्थ ने अपना फोन निकल कर देखा तो उसमें कबीर का कॉल आ रहा है, जिसे देखकर समर्थ जल्दी से फोन उठा कहती है, हेलो। उसने इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से कबीर की रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर समर्थ ने कहा, हेलो कबीर। कबीर तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है बताओ मुझे। कबीर ने उसे कहा, भाई वो मौनी। वो कहते हुए रोक जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। समर्थ ने कहा, डोंट वरी कबीर, मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। फिर उसने मोनी को देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी मिस, बट मुझे इस वक्त जाना होगा। कहते हुए भागने लगता है। उसे ऐसे जाते देखकर अंशी ने कहा, ये बंदा बड़ा अजीब है। मुझे क्या करना इसके साथ, मैं तो अपने वाले के साथ करूंगी। जब 129 शादी और प्रिशा और समर्थ का हुआ आमना सामना। अंशी को खुद से दूर करते हुए कुछ कहने को हुआ कि उसका फोन बज पड़ा। अंशी को अचानक कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसे अब डर लग रहा था क्योंकि उसने समर्थ से ये सब कह तो दिया था, पर उसे डर था कहीं समर्थ ने उनको सब कुछ बता दिया तो कहीं वो आयान के जान लेने के पीछे न पड़ जाए। समर्थ ने अपना फोन निकल कर देखा तो उसमें कबीर का कॉल आ रहा है, जिसे देखकर समर्थ जल्दी से फोन उठा कहती है, हेलो। उसने इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से कबीर की रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर समर्थ ने कहा, हेलो कबीर। कबीर तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है बताओ मुझे। कबीर ने उसे कहा, भाई वो मौनी। वो कुछ कहते हुए रोक जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। समर्थ ने कहा, डोंट वरी कबीर, मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। फिर उसने मोनी को देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी मिस, बट मुझे इस वक्त जाना होगा। कहते हुए भागने लगता है।
उसे ऐसे जाते देखकर अंशी ने कहा, ये बंदा बड़ा अजीब है। मुझे क्या करना इसके साथ, मैं तो अपने वाले के साथ करूंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल, समर्थ भागते हुए हॉस्पिटल आता है। उसके साथ अंशी भी, क्योंकि समर्थ काफी ज्यादा परेशान था जिस वजह से अंशी उसके साथ आने का डिसाइड करती है। समर्थ अंदर आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, टिया वेयर इज कबीर। टिया समर्थ की बातों का जवाब देते हुए कहती है, हेलो समर्थ सर, कबीर सर इज आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर। समर्थ उसकी बात सुनकर उसे थैंक यू कहते हुए आगे बढ़ता है तो अंशी उसे देखकर कहती, ओ तुम्हारा समर्थ है। बे से एक बात बताओ, तुम उस लड़की जानते हो क्या? मेरा मतलब, समर्थ ने उसे देखकर कहा, आई नो तुम क्या पूछना चाहती हो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट दिस हॉस्पिटल इज माइन। कहते हुए कबीर की तरफ चला जाता है। अंशी उसे देखकर मून बनाते हुए कहती है, कितना खड़ूस है, इसने मेरा नाम तक नहीं पूछा और भाई चाहते हैं वो मैं इसे इस म्यूट बटन से शादी करूं। नो नेवर, मुझे तो मेरा स्पीकर ही पसंद। उसके सामने इसे देखकर लगता मानो दो शब्द भी चुन चुन कर बोलता है, दे से बोलने पर टैक्स लगाता हो। वो समर्थ को कोसते हुए आगे बढ़ने लगती है तो अचानक उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिर जाती है। आगे जाते हुए जब समर्थ उसके दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई दी तो वो मुड़ कर देखता है जहां अंशी नीचे गिरी हुई दर्द से पैर पकड़कर बैठी हुई थी। समर्थ भागकर उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम गिरी कैसे? अंशी ने दर्द से कराह कर कहा, वो पैर मुड़ गया तो गिर गई। समर्थ ने उसे देखकर नामे सर हिलाते हुए कहा, अच्छा कोई नहीं, धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करो। अंशी समर्थ का हाथ पकड़कर उठती है पर दे से ही खड़े होने की कोशिश करती है, वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है। पर समर्थ उसे संभाल लेता है। वही जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अंशी को देखकर कहता, मिस आई एम सॉरी। उसके ऐसे कहने पर अंशी उसे हैरान नजरों से देखने लगती है तो अगले ही पल समर्थ उसे अपनी बाहों में उठाकर चलने लगता है। वही अंशी उसके ऐसा करने से हल्का सा घबरा जाती है, इसलिए जल्दी से उसके गले में बाहें डाल देती है। फिर समर्थ को देखकर कहती है, बेसे भाई ने सही कहा था, तुम सच में एक जेंटलमैन हो, खुद इतनी परेशानी में होकर भी तुमने मेरी मदद की। ही आई एम अंशी राठौर, सिस्टर ऑफ ओमकर राठौर। समर्थ उसे ले जाते हुए उसकी तरफ देखने के बाद कहता है, जनता हूँ। उसके कहने पर अंशी भी उसे देखने लगती है। तभी सामने आ रही कुछ स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ यहाँ ट्रेनिंग भी कर रही थी, वो समर्थ और अंशी को इस पोज में देखकर कहती है, वाओ क्या ब्यूटीफुल कपल है ना। तभी एक और लड़की कहती है, मुझे तो लगता है न्यूली मैरिड है, क्योंकि ज़्यादातर ये सब न्यूली मैरिड कपल ही करते हैं ना। तभी कोई लड़का कहता है, यार तुम लोगों ने पहचाना नहीं, बट मैं जानता हूँ ये हॉस्पिटल इनका है और नज़ने इन्होंने कितने ही कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट फ्री में करी है। ही इज़ द रियल हीरो। सारे लड़के और लड़कियां जब उसके बारे में ये सब सुनती है तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। तभी उन सब में से एक लड़की सामने हैरानी और दर्द के मिले जुले भाव लिए सब से कहती है, तुम लोगों को नहीं लगाता हमें इस रियल हीरो के साथ एक सेल्फी लेनी चाहिए? सब उसकी बात सुनकर कहते हैं, यार तू बिल्कुल सही कह रही है। तभी वो लड़का कहता है, क्या सही कह रही है, वो अकेले नहीं है उनके साथ, वो उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, हम ऐसे कैसे उन दोनों का प्राइवेट मूवमेंट खराब करे। वो लड़की आगे आते हुए कहती है, कम ऑन शिव, बस एक सेल्फी की ही तो बात है। उसके ऐसा कहने पर सब लोग उनकी तरफ चले जाते हैं। समर्थ देखकर वो लोग कहते हैं, हेलो सर। समर्थ उन लोगों की तरफ हैरत से देखता है तो वो लोग कहते हैं, सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि अब आप हमारे आइडियल बन चुके हो। क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं प्लीज़? और ऑटोग्राफ भी, पीछे खड़ी कुछ लड़कियों ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी बात सुन अंशी मुस्कुराकर उसकी तारीफ करते हुए कहती है, भाई वाह आप बड़े फेमस है, फैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है आपकी। उसकी बात सुनकर समर्थ मुस्कुरा दिए और उन लोगों को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी एवरीवन, बट मैं इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए क्या हम इसे आज के बदले कल करें? तभी उसके कानों में किसी आवाज़ गूंज उठी, इतनी भी क्या जल्दी है सर, बस एक ऑटोग्राफ ही तो है, आप मुझे देंगे ना सबसे पहले अपना ऑटोग्राफ? समर्थ ने जब ये आवाज़ सुनी तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो इस आवाज़ को कैसे भूल सकता था? यही था जिसे उसका सब कुछ शुरू होता था और उसी पर ख़त्म होता था। समर्थ जब सामने देखा तो उन स्टूडेंट्स के बीच में से एक लड़की निकल कर आती है जिसने टॉप एंड जीन्स के साथ लॉग वाला शर्ट पहना हुआ था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, खुले बाल में वो बहुत सुंदर लग रही थी। इन 3 महीने में प्रिशा हद से ज़्यादा सुंदर हो गई थी। प्रिशा को देखकर समर्थ की आंखों में जहाँ खुशी थी वहीं वो बस नफरत भरी नज़रों से अंशी को देखे जा रही थी। उसे अंशी का यूं समर्थ के पास आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थीं।
वो कुछ नहीं कहती बल्कि उन दोनों को देखकर नम आंखों से कहती है कांग्रेचुलेशन गाइस। कहते हुए नम आंखों से बाहर से चली जाती है। प्रिशा की आंखें से निकलता हर आंसू समर्थ के दिल को चीर रहे थे, कचोट रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर पाता। उसका इस वक्त कबीर से मिलना जरूरी था। वो उन लोगों को बाय बोल कर चला जाता है। थोड़े आगे जाने पर उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर कबीर बैठा दिखाई देता है। वो अंशी को चेयर पर बैठता है तो कबीर भगकर उसके लगे लगते हुए रोने लगता है, जिसे देखकर समर्थ कहता है डोंट वेरी कबीर, उस लड़की को कुछ नहीं होगा। कबीर ने हल्के से सिसकते हुए कहा भाई वही सब हमारे फिर हो रहा है। आपको पता है उसे ऐसे खून से सना देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। समर्थ ने कहा अच्छा क्या तुमने उसके डेड को इन्फॉर्म किया? कबीर ने कहा मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, वो भी आते होंगे। तभी एमला साहब भी के कबीर को देखकर कुछ नहीं कहते। कई घंटे के बाद ओरती खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्हें आता देखकर कबीर उनके पास जाकर उसे देखकर कहता है डॉक्टर मोनी कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? प्लीज डॉक्टर उसे होश में लाए। तभी डॉक्टर ने कहा देखिए मिस्टर राजपूत, खुशी की बात है कि उन्हें जल्द ही उन्हें हो आ जाएगा। सब उसकी बात सुनकर खुश हुए ही थे कि थोड़ा उदास हो गया था। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर कहा मुझे आप दोनों से कि कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों उत्तर डॉक्टर के साथ उसके केबिन में आए तो डॉक्टर ने कहा ये रहे अवनी के रिपोर्ट्स। डॉक्टर ने कहा जैसा कि आपने इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, पर गोली ठीक उसके यूटरस को चीरते हुए निकली है, जिस वजह से वो कभी में नहीं बन सकती। ये सुनकर दोनों को तेज झटका लगाता है। कबीर धीरे से कहा क्या ये सच मौनी पता है? डॉक्टर ने ना में सर हिलाते हुए कहा नहीं उन्हें नहीं पता। वही जब लोग बाहर आकर सब मोनी के वार्ड में जाते हैं। कबीर जब मोनी को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगाता है। मौनी किसी बेजान गुड़िया की तरह बेड पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसे ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। मोनी उसी हालत में अपने पापा दिखती है जैसे कि बंद आंखों से आंसू की बूंदें गिर जाती है। वही एमला साहब मौनी के पास आते हुए भरे गले से कहते हैं मिल गई कलेजे ठंडक, तुम्हें शादी नहीं करनी थी ना, इसलिए ये सब कुछ कर रही थी, पर अब मैं चाह कर भी तेरी शादी नहीं कर सकता और ना ही कोई लड़का तुझे पत्नी मानेगा। ये कहते हुआ उनकी आंखें भर आई थी। कबीर उनके दोनों हाथ को पकड़कर कहता है अंकल डोंट वरी, मैं करूंगा मोनी शादी। एमला साहब ने कहा पर बेटा वो कुछ और कहते कबीर ने फ्रूट नाइट को निकलकर अपनी उंगली से छोटा सा कट करके हुए मोनी को मांग अपने खून से भर देता है। बाहर सभी खड़े लोग ये सब देखकर हैरान थे। समर्थ ने उसे देखकर कहा ये क्या कर रहे हो कबीर? कबीर ने कहा वही जो मुझे सही लग रहा है। मोनी को उसके बारे में सोचते हुए बातें करना अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मुझे इस शादी से कोई डर नहीं है। समर्थ ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा और वो लड़की उसकी मर्जी का क्या हम? कबीर ने कहा जहाँ प्यार है वहाँ टक्कर भी होती है, ताकि वो और ज्यादा मजबूत हो सके। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, अगर वो मुझसे रूठ गई तो भी मैं उसे प्यार से मना लूंगा। अब आप सब लोग जाए, मैं अपनी बीवी साथ हूँ यहाँ। उसके ऐसे कहने पर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद कबीर मोनी को देखता है, वहीं बैठकर उसका हाथ थामते हुए प्यार से उसके माथे को चूमकर कहता है जल्दी ठीक हो जाओ वाइफी। मोनी को कुछ समझ नहीं आता तो वो स्टारिंग से सब कुछ याद करने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे उसे समर्थ ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा और वो लड़की उसकी मर्जी का क्या हम? कबीर ने कहा जहाँ प्यार है वहाँ टक्कर भी होती है, ताकि वो और ज्यादा मजबूत हो सके। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, अगर वो मुझसे रूठ गई तो भी मैं उसे प्यार से मना लूंगा। अब आप सब लोग जाए, मैं अपनी बीवी साथ हूँ यहाँ। उसके ऐसे कहने पर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद कबीर मोनी को देखता है, वहीं बैठकर उसका हाथ थामते हुए प्यार से उसके माथे को चूमकर कहता है जल्दी ठीक हो जाओ वाइफी। कबीर वहीं पर उसका हाथ थामते हुए कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वही वार्ड के बाहर समर्थ और एमला साहब उन दोनों को देख रहे थे। दरअसल वो लोग गए नहीं बल्कि वही बाहर खड़े उन दोनों को देख रहे थे। समर्थ एमला साहब को देखकर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है अंकल मुझे पता है कि जो बीर ने किया वो गलत है, उसे मोनी की मर्जी के खिलाफ उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, बट यकीन करें मैंने उसकी आंखें में मोनी के लिए कुछ एहसास देखे हैं, जिसे साबित होता है कि वो उसे पसंद करता है। पर यकीन मानिए अगर मोनी इस रिश्ते में रहना नहीं चाहेगी तो कभी भी ये शादी स्वीकार नहीं करूंगा। एमला साहब ने कहा हमारे यहाँ रिश्ते की बात बड़े करते हैं, क्या मिस्टर राजपूत इतने फ्री नहीं है जो हमें उनके बड़े बेटे से बात करनी होगी? समर्थ उनका नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है।
फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, अंकल आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बट आप ऐसा कह सकते हैं कि वो मेरे लिए मर चुके हैं। अगर आपको फिर भी किसी बड़े से बात करनी है तो मैं अपनी दादी से आपकी बात करवाऊंगा। एमला साहब ने उसे देखकर कहा, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। समर्थ गुस्से में वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए एक सुनसान जगह पर आकर रुकती है। वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। आज वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वही गाड़ी के बोनट पर बैठकर शराब की घुट लगाने लगा। हर एक घुट के साथ उसके दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उसका इस तरह से प्रिशा से मिलना, फिर एमला साहब का जाने अनजाने में उसके अतीत दर्द को कुरेद देना, उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। सबके पास रहकर भी समर्थ अकेला था, जिसे अपने इमोशन जाहिर करना नहीं आता था। वही वो कब शराब की बोतल खत्म कर देता है उसे पता भी नहीं चलता। उसे अब नशा चढ़ने लगा था। फिर भी वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता और गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। वही सामने से एक ऑटो आती है, पर समर्थ की कार सामने होने की वजह से वो जा नहीं पा रही थी। वो ऑटो वाला हॉर्न मारने लगा, पर कई बार हॉर्न मारने पर भी जब समर्थ की गाड़ी हटती नहीं तो ऑटो में बैठी लड़की इरिटेट होकर कहती है, ओ भाया जाकर देखो किस नामकुल के कानपुर में हड़ताल है जो सुनाई नहीं दे रहा है। वो ऑटो उसकी बात सुनकर थोड़ा घबराते हुए वाला कहता है, अरे मैडम कहीं कोई गैंगस्टर बागेरा हुआ तो हमारा राम नाम सत्य है जो जाएगा। वही वो लड़की उसे घूरते हुए मुक्का दिखाकर कहती है, तो क्या हम दोनों यहाँ पर ऐसे ही इंतजार करते हुए भजन करेंगे? बैठे रहो फट्टू कहीं के, मैं देख कर आती हूँ, और अगर कोई गैंगस्टर मिला ना तो उसके रिवॉल्वर से सबसे पहले तुम्हारा भेजा उड़ाऊंगी। कहते हुए गाड़ी के पास जाती है। वो लड़की जब गाड़ी के पास आई तो देखा एक लड़का सर झुकाए हुए स्टीयरिंग घुमा रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौने वाली गाड़ी घुमा रहा हो। वो लड़की गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए कहती है, ओ तेरी ऐसी की तैसी, ये रोड क्या अपने बाप का समझ रखा है? जल्दी से हटा इसे, वरना तेरी इस महंगी गाड़ी के सारे पुर्जों को तेरे साथ पैक करके तेरे घर भिजवा दूंगी। वो ऑटो वाला आदमी जब ये देखता है तो घबराते हुए कहता है, ये पागल औरत खुद मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। ये सोचते हुए पतली गली से निकल जाता है। वही गाड़ी बैठा समर्थ जब सर उठाकर सामने देखता है तो खुशी से शीशे को छूते हुए नीचे करके कहता है, प्रिशा तुम यहाँ? प्रिशा भी यूं समर्थ को देखकर हैरान थी। वो भी उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ? समर्थ नशे में खुश होते हुए कहता है, प्रिशा ये देखो जादुई आईना, देखा कैसे इसके हटते ही मुझे सिर्फ तुम दिखाई नहीं बल्कि सुनाई दे रही हो। प्रिशा को उसकी बातों से और स्मेल से पता चल जाता है कि उसने शराब पी रखी है। समर्थ तुमने ड्रिंक की है? प्रिशा ने सवाल किया तो समर्थ ने किसी बच्चे की तरह सरना में हिलाते हुए कहा, नो, मैंने बिल्कुल नहीं पी है। ड्रिंक करने से दादी बहुत मरती है, इसलिए समर्थ दादी का अच्छा बच्चा है, इसलिए मैंने ड्रिंक नहीं की। प्रिशा ने उसे देखकर आंखें छोटी करते हुए कहा, अच्छा तुमने ड्रिंक नहीं की तो क्या बुतने की है बेवकूफ़? और तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कहाँ है जो तुम्हें इस हालत में छोड़कर चली गई? समर्थ ने अचानक दरवाजा खोलकर प्रिशा को अंदर खींचते हुए रोकर कहा, वो बहुत बुरी है। वो जानती है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी मुझे तराशाती है। तुम्हें पता है मुझे यहाँ दर्द होता है। कहते हुए अपनी दिल वाली जगह पॉइंट करता है। प्रिशा को लगता है सैयद वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा है। उसे कहीं न कहीं थोड़ा बुरा लगता है। समर्थ उसे हक करते हुए कहता है, तुम जानती हो सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। पहले मेरी मम्मा मुझे अकेला छोड़कर चली गई, फिर कबीर ने भी मुझे छोड़ दिया और अब वो मुझे छोड़कर जा रही है। तुम्हें पता है मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि उसकी आंखें में आंसू मेरे लिए 1000 मौत के बराबर है, पर वो नहीं समझती। कहते हुए उसे कसकर पकड़ते हुए रोने लगा। समर्थ को रोता देखकर प्रिशा उसे चुप करवाते हुए कहती है, रिलैक्स समर्थ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, देखना सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। समर्थ प्रिशा के गले लगकर सुबकते हुए कहता है, पर ये गाड़ी चल नहीं रही, खराब गाड़ी है, मैंने इसे कितनी रिक्वेस्ट की फिर भी नहीं चली। प्रिशा ने तो परेशान होते हुए माथा पीट लिया, क्योंकि समर्थ तो तब से गाड़ी को बिना स्टॉप किए टॉय कार की तरफ स्टीयरिंग घुमाए जा रहा था। प्रिशा ने समर्थ से कहा, समर्थ थोड़ा शिफ्ट हो क्योंकि ड्राइव करना है। पर समर्थ तो बच्चों की तरह गाड़ी की हर स्विच, लाइट, गियर, स्टीयरिंग को देखकर बहुत खुश हो रहा था। प्रिशा ने जैसे तैसे उसे दूसरी धक्का दिया और खुद ड्राइव करने लगती है। प्रिशा को जितना समर्थ की बातों से समझ आया था कि दादी गुस्से वाली है, कहीं समर्थ की पिटाई ना कर दे, ये सोचते हुए वो उसे अपने अपार्टमेंट की ओर ले जाती है। अगली सुबह मंदिर। आज सुबह सुबह अर्नब नहा धोकर तैयार होते हुए मंदिर आ गया था। हम जी बिल्कुल सही सुना, अर्नब आया हुआ था मंदिर। अर्नब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए इधर उधर देखने लगा।
उसे ऐसे करते देखकर एक आदमी ने कहा, ओ भाई साहब, भगवान जी उधर है इधर उधर क्या देख रहे हो? अर्नब उसे घूरते हुए कहता है, आपसे मतलब। तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है जहां एक लड़की पिंक कलर की सलवार सूट पहनकर आरती की थाल खड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। आप समझ ही गए होंगे, हमारे अर्नब बाबू चाहत जी का पीछा करते हुए यहाँ आ धमके थे। अर्नब वही दूर खड़ा उसे देखे जा रहा था। पहले प्यार का नशा कहाँ उतर पाया है, अर्नब खोए हुए वही खड़ा चाहत को देखने लगा। वही चाहत आंखें बंद किए गए महादेव की आरती करते हुए गाती है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो, उठकर देखो, जीवन ज्योत उजगार है। महादेव का मंदिर में एक बहुत प्यारी आवाज गूंजती है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्नब जो चाहत से कुछ दूर ही खड़ा हुआ था, उसके जब यह आवाज पड़ी तो उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। पर चाहत से दूर खड़े होने की वजह से उसे पता ही चलता कि यह आवाज किसी और की नहीं, चाहत की ही है। थोड़ी देर बाद आरती खत्म हो जाती है। चाहत आरती की थाल पंडित जी की ओर बढ़ा देती है। आरती खत्म होते ही अर्नब भागते हुए ऊपर आ जाता है। सब लोग आरती और प्रसाद और आशीर्वाद लेने लगे। चाहत की आंखें बंद थी, इसलिए उसे पता भी नहीं चलता कब अर्नब उसके बगल में खड़ा कर उसे देखने लगाता है। पंडित जी उसे देखकर हल्का सा हंसते हैं तो अर्नब उनकी ओर देखता है। पंडित जी उसे आंखों के इशारे से कहते हैं, भगवान सामने है तो उधर क्या देख रहे हो? अर्नब भी उन्हें बेसे ही इशारे से जवाब देते हुए कहता है, पर मेरी सेटिंग तो यहाँ है, आप हम दोनों को आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते? पंडित जी ने भी बेसे ही कहा, मुझे मत सिखाओ, मैं नहीं दूंगा आशीर्वाद। अर्नब ने दुनिया भर की मासूमियत आंखों में भरते हुए कहा, प्लीज। कहीं ना कहीं उसकी मासूमियत से पंडित जी का दिल पिघल गया। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे हैं। चाहत ने ऐसा आशीर्वाद सुना तो वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसने अपनी आंखें खोलते हुए पंडित जी को देखा तो उन्होंने बगल की तरफ इशारा कर दिया। चाहत ने अपने बागल देखा तो अर्नब दुनिया भर की खुशी लिए जीत भरी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। चाहत ने ये देखा तो उनकी आंखों सिकुड़ गई। वो अर्नब को इग्नोर करते हुए चली गई। अर्नब भी मुस्कुराकर उसके पीछे चल दिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल। सुबह हो चुकी थी। इतने टाइम बाद मोनी की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी। वो होश में आने लगी। उसने देखा तो वो हॉस्पिटल में थी। वही कबीर उसका हाथ पकड़कर वही सोया हुआ था। मोनी को कुछ समझ नहीं आता तो वो स्टार्टिंग से सब कुछ याद करने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे उसे गोली, सब कुछ धीरे धीरे कर याद आने लगा। सब कुछ याद करते हुए जब उसने माथा को छूकर देखा तो वहां सिंदूर भरा हुआ था, जिसे देखकर वो एक नज़र कबीर को देखते हुए ये सब मिटाने की कोशिश करती है, पर वो उसे मिटा पाती इससे पहले ही कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये क्या कर रही है? मोनी ने उसे देखकर कहा, एक लड़की की शादी को लेकर कर अरमान होते हैं, मेरे वो अरमान कहते हुए इसके साथ मुझे अकेला कर दिया गया। ये कहते हुए उसका गला भर आया था। कबीर ने उसे कहा, मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, हमारी शादी हो चुकी है और मेरे लिए यही ज़्यादा मैटर करता है। मोनी ने उसे देखते हुए कहा, तुम समझे क्यों नहीं, मैं अब पूरी नहीं अधूरी हूँ। तुम्हें चाह कर भी एक बच्चे और पत्नी सुख नहीं दे सकती हूँ, और ना ही इस जबरदस्ती की शादी को मानती हूँ जिसमें मेरी मर्जी ही शामिल नहीं है। कबीर को उसकी बात सुनकर कर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कुछ कह पाता इससे पहले ही एक आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कबीर और मोनी की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो दादी को देखकर कबीर के हाथ पांव ठंडे जाते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने दादी से बिना बताए शादी जो करी थी।